Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Sumaira Wasim in my channel Chemistry. अपने इस चैनल में मैं केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी। केमिस्ट्री का सिलेबस क्लास 9 से हम स्टार्ट करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है उनके लिए वो इजी हो जाए और वो आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर सकें। केमिस्ट्री जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, एक इजी सब्जेक्ट है। अगर उसे हम समझ के पढ़ेंगे और फिर उसे अच्छे से याद करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 से। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करना है सबसे पहले कि हम देखेंगे कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेस क्या हैं, कौन केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है और उसकी ब्रांचेस देखेंगे। सो टुडे आवर टास्क आर what is science, what is chemistry, what is matter, branches of chemistry. At the end of this lecture, you will be able to understand about science, chemistry, matter and the branches of chemistry. सबसे पहले एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो जो पढ़ने जा रहा है वो क्या है। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब है कि इल्म, नॉलेज, वो नॉलेज जो आप अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हो। सराउंडिंग से आप कैसे हासिल करोगे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू रीडिंग बुक्स, थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू योर रिसर्च। यानी आप रिसर्च करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, रीडिंग करते हो तो आपको एक इल्म हासिल होता है, दैट इज साइंस। और वो साइंस क्या करती है? हमें हेल्प करती है कि हम अपनी दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज द थिंग्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी वो चीज़ें क्या हैं दुनिया में और वो कैसे बनी हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, ये सब हम अपनी ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। तो all these are included in science. Science may be management sciences, social sciences, natural sciences and so on. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मैनेजमेंट साइंसेस हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो सोशल साइंसेस हो जाएगी। और अगर हम नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो नेचुरल साइंस होगी। नेचुरल साइंस में हमारे पास कौन-कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं? नेचुरल साइंस में हमारे पास आ जाती हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। यहाँ पर हम नेचुरल साइंस ही पढ़ रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री देखने से पहले हमने ये देखना है कि केमिस्ट्री में हमने स्टडी किसको करना है। केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे मैटर को। तो व्हाट इज मैटर? एक स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। छोटी क्लासेस में आपने मैटर के बारे में पढ़ा है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मास होता है वो मैटर कहलाता है। यानी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास आर मैटर। तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि मैटर ना हो। यानी हर चीज़ दुनिया में स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस भी करती है और उसका मास भी होता है। इवन कि वो छोटी से छोटी कोई चीज़ क्यों ना हो, इवन कि एक पेन क्यों ना हो, दैट इज मैटर। और मैटर आर प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड अदर फॉर्म इज आल्सो प्लाज्मा। नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि केमिस्ट्री अब क्या है। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? आपने सबसे पहले देखना है कि केमिस्ट्री में कंपोजिशन ऑफ मैटर आपने देखनी है। देन यू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, then you study the properties of matter, and then you will study about the reactions of matter जो कि केमिस्ट्री में होंगे। हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसके अलावा आप इसमें ये भी देखोगे कि ये रिएक्शंस जो मैटर में हो रहे हैं ये किन प्रिंसिपल्स के थ्रू हो रहे हैं। द प्रिंसिपल्स जो कि जिनको फॉलो करते हुए ये रिएक्शंस टेक प्लेस होंगे। यानी वो चेंजेस जो मैटर में हो रही हैं वो किन प्रिंसिपल्स के थ्रू हो रही हैं, दैट विल आल्सो स्टडी इन केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर सो मैनी ब्रांचेस जिसमें आ जाती है सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री।
कुछ ब्रांचेस का तो आपको नेम से ही पता चल रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का आपको पता चल रहा है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बायो रिलेटेड टू लाइफ, एनवायरमेंटल रिलेटेड टू एनवायरमेंट, न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस। जो आपको नहीं पता चल रहा उनको हम आगे देख लेते हैं कि कौन सी केमिस्ट्री किससे रिलेट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मैटर के फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल चेंजेस आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अलावा हम फिजिकल चेंजेस भी स्टडी करेंगे, किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। अब कंपोजिशन में हम क्या देखेंगे कि वो मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे कि उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम उनमें फिजिकल चेंजेस को स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ विल वन स्टेट विल चेंज इनटू एन अदर स्टेट। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि व्हेन वी बॉयल द वाटर, वाटर विल एवापोरेट, यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो किस में चेंज हो गया? गैसियस फॉर्म में। दैट इज द फिजिकल चेंज। तो हमने क्या देख लिया? हमने उसकी कंपोजिशन भी देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख ली कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी फिजिकल, उसके अलावा हमने उनमें चेंज भी देख लिया। तो ऑल दीज आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शेप, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, जो कि आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू द कंपाउंड्स दैट आर मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और वो कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके साथ साथ हम उनके डेरिवेटिव्स भी देखेंगे, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बने हुए होते हैं वो किनसे मिलकर बने होते हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? उनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। नेक्स्ट में हम इसको भी देखेंगे कि हाउ व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड और व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड विच हैव द कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। सो ये नेक्स्ट में आपके पास चैप्टर है जिसमें डिटेल से आपको कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे से, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप हमारे पास आ जाता है ज़्यादातर जाहिर बात है जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो वाली इंडस्ट्रीज सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी, जो कि फील्ड ऑफ पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड होती है इन फील्ड्स में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। द कोवेलेंट बॉन्ड क्या है हमारे पास? दैट इज मेड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब देयर इज वन एटम दैट इज अ A and other atom that is a B. Both have the 7 electrons in their outermost shell and they need only one electron to complete it. So both क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर देंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ एंड क्रिएट अ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं दोनों। सपोज हम कर लेते हैं कि ए भी हमारे पास क्लोरीन है और बी भी क्लोरीन है। बोथ हैविंग अ 7 electrons in their outermost shells or they need only one electron to complete it. So they fulfill the needs of each other. They do a mutual sharing and bond make a bond that is known as a covalent bond. And as a result of covalent bonding, the compound is formed that is known as covalent compound. And in organic chemistry, we study the covalent compound of carbon and hydrogen. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो तमाम कंपाउंड्स एक्सेप्ट द हाइड्रोकार्बन्स वी विल स्टडी इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी वो तमाम कंपाउंड जो उनमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगे वो स्टडी किए जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। It deals with the study of the compound, study of the element and their compound except those of the hydrocarbons.
ये अप्लाइड होती है कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास की, सीमेंट की, सेरेमिक की, मेटलर्जी की एटसेट्रा। सो आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स मौजूद हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके बने हुए कंपाउंड्स हैं वो तमाम हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ द मैटर्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड देयर रिएक्शंस। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे स्टडी करना है कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी कंपोजिशंस को एंड देन उनके केमिकल रिएक्शंस को जो कि कहाँ पर होंगे, इनसाइड द लिविंग organisms. So we can say that it is the study of the structure, composition and chemical reactions of the substance found in a living organisms. यानी इसमें हम देखेंगे कि जो खाना हम खा रहे हैं वो नॉर्मली हम बायो में देखते हैं कि वी ईट द फूड दैट विल डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, लेकिन वो उसमें होता क्या है, वो किन सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी में किन कंपाउंड्स और किन एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं और वो आगे जाके हमें किस तरह से एनर्जी देंगे, दैट विल स्टडीड इन द बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। ये अप्लाइड करती है मेडिसिन पे, फूड, एग्रीकल्चर, सो ऑन, जो आजकल हम न्यू रिसर्च कर रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स हम पढ़ते हैं, वो तमाम किस में आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी हम इसमें देख लेते हैं। तमाम न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल यानी वो तमाम केमिकल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड जो कि इंडस्ट्री में यूज होंगे उनकी स्टडी हम कहाँ पर करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स ऑन अ कमर्शियल स्केल। जैसे कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे हो ऑन अ कमर्शियल स्केल, आप किसी भी केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ऑन अ कमर्शियल स्केल, तो दैट विल बी स्टडीड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और वो केमिकल्स आगे फर्दर बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि सोप में, टेक्सटाइल में, पेंट, पेपर, सो ऑन, जितनी भी हम कंपाउंड्स, जितनी भी हम चीजें बना रहे हैं वो तमाम किसी न किसी केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और वो केमिकल्स हम किस में स्टडी करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट ब्रांच विल बी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या देखेंगे, हम रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो हैं, फिजन और फ्यूजन के रिएक्शंस जो हैं, हम उसको इसमें स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज्ड, वो रिलीज होती है जो कि हम फिर कहाँ पे फर्दर यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये रेडियो थेरेपी जो आती है हमारे पास मेडिकल फील्ड में, वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। हम फूड को प्रिजर्व भी करते हैं, न्यू मेथड्स आ गए हैं, वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन के दो रिएक्शंस हैं। यहाँ पे हमने फिजन का रिएक्शन देखना है। ये हमारे पास एक यूरेनियम का मॉलिक्यूल है, न्यूट्रॉन की बोmbardment से ये ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप होके दो स्मॉल हमारे पास एलिमेंट्स दे देगा। साथ में क्या रिलीज हो रहा है, ये देखें, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। आप इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हो और बहुत से पीसफुल पर्पस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपने क्या देखना है, आपने एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स देखने हैं कि एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि एनवायरमेंट में हम स्टडी करते हैं उसके बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। बायोटिक्स में हमारे पास तमाम लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। और एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सनलाइट, लाइट आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, एयर आ जाती है, सॉइल आ जाता है, सो ऑन। तो इन कंपोनेंट्स की स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। और उसके अलावा हम ह्यूमन एक्टिविटीज
का इफ़ेक्ट देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट पे। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि ड्यू टू पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो दैट विल बी स्टडी इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लास्ट ब्रांच है हमारे पास अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे? ज़ाहिर सी बात है हम कंपाउंड का करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? हम उसमें कंपाउंड्स की सेपरेशन करते हैं। अगर किसी चीज़ का मिक्सचर है तो सेपरेट करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि इस सैंपल में कौन-कौन से कंपाउंड मौजूद है। जैसे कि अगर आपके पास कोई मेडिसिन आ जाती है, उसकी प्यूरिफिकेशन को आपने चेक करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसमें जितने कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट करोगे, फिर उनकी एनालिसिस करोगे कि दैट विल बी प्योर और नॉट। तो ये तमाम हमारे पास किस में आ जाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। इसका स्कोप आपके पास आएगा फूड एनालिसिस में, वाटर एनालिसिस में, क्लिनिकल एनालिसिस में, एनवायरमेंटल एनालिसिस में। यानी आप एनालाइज कर सकते हो कि फूड प्योर है कि इम्प्योर है, इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, वाटर किस किस्म का है। क्लिनिकल एनालिसिस में आप ड्रग्स और मेडिसिन्स को कर सकते हो, और एनवायरमेंटल एनालिसिस में आप जैसे कि एयर की भी एनालिसिस होती है कि दैट विल बी प्योर और इम्प्योर, पोल्यूटेड है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हम किसमें करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसके ढेर सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी ये छोटी सी काविश है ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि जिनको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है उनको वो आसान लगे। ये मेरी तमाम स्लाइड्स आपके लिए नोट्स के तौर पर भी हैं, ताकि आपको मेमोराइज करने में, इन चीज़ों को याद करने में भी आसानी हो सके। थैंक यू सो मच। टेक केयर। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।